हम सब जानते हैं कि रेडियो या टीवी को कैसे ट्यून करते हैं, लेकिन रेडियो या टीवी को ट्यून करना होता क्या है? ट्यूनिंग पटल पर ये सब नंबर क्या हैं? MW, SW, FM, AM, ये अक्षर क्या संकेत करते हैं? इन सब को जानने के लिए हमें दूरसंचार प्रौद्योगिकी को समझना होगा। दूरसंचार होता है लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संप्रेषण। जब हम ध्वनि तरंगों से संचार करते हैं तो संचार का माध्यम वायु होती है। इसमें संचार विशिष्ट नहीं रहता। उसकी सीमा में कोई भी व्यक्ति उसे सुन सकता है और उस ध्वनि की सीमा में कोई अन्य ध्वनि उसमें व्यवधान भी पैदा कर सकती है। इसका कारण यह है कि हमारे कान एक ही समय में सभी ध्वनि आवृत्तियों के प्रति एक समान संवेदनशील हैं। दूसरी ओर दूरसंचार होता है उपकरणों से। ऐसे उपकरणों से जो आवृत्तियों की संकुचित सीमा में संदेश प्रेषित और प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न ऐसे ही दो उपकरण हैं। जब उन्हें खास आवृत्ति पर ट्यून किया जाता है, तभी वे संदेश प्राप्त करते हैं। रेडियो को 150 किलोहर्ट्ज और 22 मेगाहर्ट्ज के बीच की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त करने के लिए ट्यून किया जा सकता है। रेडियो ट्रांजिस्टर में ट्यूनिंग पटल का पैमाना वस्तुतः वे आवृत्तियां हैं जिन पर रेडियो को ट्यून किया जा सकता है। कभी-कभी वहां संबंधित तरंग दैर्घ्य भी अंकित किए जाते हैं। जब ट्यूनिंग सुई को एक खास नंबर पर रखा जाता है तो रेडियो प्रसारण केंद्र से प्रसारित उस आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त करने के लिए ट्यून हो जाता है। जब कोई व्यक्ति माइक्रोफोन के सामने बोलता है तो माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदल देता है। 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि तरंग 1000 हर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग में बदल जाती है। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को शून्य में प्रसारित किया जा सकता है, जिसे बेतार संचार कहते हैं। हमारे कान इनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हम इन संदेशों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास इनकी आवृत्ति पर ट्यून किए जा सकने वाले उपकरण हों। लेकिन यदि इन आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाए तो कुछ व्यवधान हो सकता है। अनेक संदेशों को बिना व्यवधान के लंबी दूरी तक प्रसारित करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का मॉड्यूलन किया जाता है। मॉड्यूलन प्रक्रिया के द्वारा उच्च आवृत्ति की किसी अन्य विद्युत चुंबकीय तरंग को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि वह संदेश को ले जा सके। संकेतों को ले जाने वाली इन उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को वाहक तरंगे कहा जाता है। मॉड्यूलन दो प्रकार का होता है। आयाम मॉड्यूलन, जिसमें वाहक तरंग का आयाम संकेत तरंग की आवृत्ति के अनुसार बदला जा सकता है, और आवृत्ति मॉड्यूलन, जिसमें वाहक तरंग की आवृत्ति
संकेत तरंग की आवृत्ति के अनुसार संशोधित की जाती है। रेडियोग्राहिका या रिसीवर इसी के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रोसेस करके संदेश प्राप्त करता है। रेडियो के पटल पर एएम और एफएम विद्युत चुंबकीय संकेतों के लिए आवश्यक प्रोसेसिंग को चुनते हैं। एएम एम्पलीट्यूड यानी आयाम मॉड्यूलन का संक्षिप्त रूप है। संकेत के डीमॉड्यूलन के बाद लाउडस्पीकर का प्रयोग करके मूल विद्युत चुंबकीय तरंग को फिर से ध्वनि तरंग में बदला जा सकता है। लाउडस्पीकर में कागज का एक कोन विद्युत चुंबकीय तरंग को ले जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति पर कंपन करता है। इस तरह ध्वनि तरंगें पैदा की जाती हैं। रेडियो के पटल पर अंकित आवृत्तियां वस्तुतः वाहक तरंगों की आवृत्तियां होती हैं। (255 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज तक की आवृत्ति को मीडियम वेव या मध्य तरंग के रूप में जाना जाता है, जिसे बैंड सेलेक्टर पर MW के रूप में इंगित किया जाता है। और 6 मेगाहर्ट्ज से 22 मेगाहर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को शॉर्टवेव बैंड कहा जाता है, जिसे SW के द्वारा इंगित किया जाता है। आकृतियों और ध्वनि को एक साथ प्रसारित करने में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। वीडियो कैमरे का प्रयोग करके आकृतियों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदला जाता है। इसके बाद ध्वनि संकेतों और वीडियो संकेतों को ले जा रही तरंगों का मॉड्यूलन करके उन्हें प्रसारित किया जाता है। टीवी में ध्वनि संकेत और वीडियो संकेत अलग-अलग करके उनका डीमॉड्यूलन किया जाता है। फिर ध्वनि के संकेत लाउडस्पीकर में और आकृति के संकेत पिक्चर ट्यूब में भेजे जाते हैं। अब हम जानते हैं कि टीवी में जो आकृतियां और ध्वनियां हम देखते सुनते हैं, वे कैसे प्रसारित और प्राप्त की जाती हैं। आइए अब पता लगाएं कि आकृतियां और ध्वनियां रिकॉर्ड कैसे की जाती हैं। टेलीफोन का प्रयोग करके हम इच्छित व्यक्ति से बात कैसे कर लेते हैं। टीवी की मौसम रिपोर्ट में हम देश भर का मौसम कैसे देख लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिरंजीव भारती। ध्वनियों और आकृतियों को रिकॉर्ड करना कुछ वैसा ही है जैसे कि पेन से कागज पर लिखना। माइक्रोफोन या वीडियो कैमरे से विद्युत धारा के रूप में उत्पन्न तरंगें चुंबकीय टेप पर लिख सकती हैं। चुंबकीय टेप पर लिखने का पेन होता है रिकॉर्डर का रिकॉर्डिंग हेड। प्लेबैक हेड इस रिकॉर्डिंग को पढ़ सकता है और इसे फिर से ध्वनि और आकृतियों में बदल सकता है। जब हम कोई टेलीफोन नंबर मिलाते हैं तो टेलीफोन उपकरण अनेक विद्युत स्फुरण पैदा करता है। ये विद्युत स्फुरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में टेलीफोन की तारों के द्वारा टेलीफोन एक्सचेंज को प्रसारित किए जाते हैं, जहां से वे दूसरे टेलीफोन या दूसरी एक्सचेंज में भेजे जाते हैं। और यदि ये एक्सचेंज अलग-अलग महाद्वीपों में हैं, तो ये दो टेलीफोन एक्सचेंज इनसेट जैसे संचार उपग्रह से जुड़े होते हैं।
संचार उपग्रहों को रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है और अंतरिक्ष में ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हमेशा पृथ्वी के किसी खास क्षेत्र के ऊपर रहते हैं। उपग्रह पृथ्वी से भेजे गए रेडियो संकेत प्राप्त करते हैं और फिर उन्हें पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पुनः प्रसारित करते हैं। इन उपग्रहों में वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं जो मौसम की तस्वीरें पृथ्वी के विभिन्न भागों में भेज सकते हैं। उपग्रहों की सहायता से हम दूर देशों के टेलीविजन कार्यक्रम भी देख सकते हैं। या फैक्स मशीनों के द्वारा संदेश प्रेषित और प्राप्त कर सकते हैं। दूर संचार की आवश्यकताएं इतनी बढ़ रही हैं कि तरंगों का मॉड्यूलन करके संदेश भेजने की परंपरागत पद्धति अपर्याप्त होती जा रही है और आजकल दूर संचार अंकीय यानी डिजिटल भी हो सकता है। ध्वनि संकेतों या आकृति संकेतों को अंकीय बनाया जा सकता है, यानी उन्हें विद्युत धारा स्फुरणों के ऐसे क्रम में बदला जा सकता है जो संख्याओं के क्रम के रूप में हों और जिन्हें अंकों के रूप में संप्रेषित या स्टोर किया जा सके, जैसे कि कंप्यूटर में। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रयोक्ता के साथ संप्रेषण कर सकता है। यह कीबोर्ड या माउस नामक उपकरण से इनपुट स्वीकार करता है। जिन कंप्यूटरों में माइक्रोफोन और वीडियो भी होते हैं, वे ध्वनि और आकृतियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। कंप्यूटर इन्हें हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्केट नामक चुंबकीय डिस्क में अंकों के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड की गई सूचना को कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है तथा उसके परिणाम टीवी स्क्रीन जैसे वीडियो डिस्प्ले, प्रिंटर या लाउडस्पीकर पर बता सकता है। तार या उपग्रह के जरिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संप्रेषण कर सकता है। इस तरह हम टेलीफोन लाइन के द्वारा दूर स्थित कंप्यूटरों से संप्रेषण कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंप्यूटर के साथ मोडेम नामक उपकरण लगाना होता है। आज यानी 1997 में विश्व भर में स्थित हजारों कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिसे इंटरनेट या कभी-कभी वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। दूर संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हम विभिन्न महाद्वीपों में स्थित कंप्यूटरों में स्टोर की गई सूचना प्राप्त कर सकते हैं और लेख, ध्वनि या आकृति के रूप में संदेश भेज सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विकास रिकॉर्ड करने के उपकरणों के क्षेत्र में हुआ है। इसे सीडी रोम कहा जाता है। सीडी रोम डिस्केट प्लास्टिक की एक छोटी सी डिस्केट होती है जिस पर हजारों पृष्ठ, सैकड़ों आकृतियां और वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है। भारी मात्रा में सूचना के संचार के लिए यह बहुत सस्ता और सुविधाजनक उपकरण है। कंप्यूटर सीडी रोम की सूचना को प्रकाश तरंगों का प्रयोग करके प्राप्त करता है। हो सकता है कि आपके बच्चे इस तरह के पाठ वीडियो से नहीं बल्कि कंप्यूटर से सीखें, जिसके द्वारा वे अपने अध्यापक से बात भी कर सकेंगे। और शायद यह संचार ऑप्टिकल तंतुओं के द्वारा हो जो प्रकाश स्फुरणों से संप्रेषण करते हैं, न कि रेडियो तरंगों से। आशा है कि अब आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं।
रेडियो, टेलीविज़न या टेलीफोन के द्वारा ध्वनियाँ और आकृतियाँ कैसे प्रसारित और प्राप्त की जाती हैं। मॉड्यूलन क्या है? हम दूसरे महाद्वीपों के लोगों से संप्रेषण कैसे कर पाते हैं? कंप्यूटर क्या है? सीडी रोम, मॉडेम और कीबोर्ड क्या होते हैं? Tuning a radio or a TV, we all know. But do we know what happens when we tune a radio? What are these numbers on the tuning panel? What do these letters MW, SW, FM, AM indicate? To know all this, we need to understand telecommunication. Telecommunication is communication through electromagnetic waves over long distances. When we communicate through sound waves and when air is the communication channel, the communication is not selective. Any person in the range can listen, and any other sounds in the range of the sound waves can interfere. This is because our ears are all similar and sensitive to all the sound frequencies at the same time. On the other hand, telecommunication is communication using instruments. Instruments which can send and receive messages on a narrow range of frequencies. The radio and television are only two of such instruments, and only if they are tuned to a particular frequency, they will receive a message. A radio can be tuned to receive electromagnetic waves with frequencies between 150 kHz to 22 MHz. The scales on the tuning panels of radio transistors are in fact the frequencies to which a radio can be tuned. And sometimes their corresponding wavelengths are also indicated. When the tuning needle is set on a particular number, the radio is tuned to receive electromagnetic waves having that frequency, which have been transmitted from the radio station. When somebody speaks in front of a microphone, the microphone converts the sound waves to electromagnetic waves. A sound wave with a frequency 1000 Hz is converted to an electromagnetic wave of 1000 Hz. These electromagnetic waves can be transmitted either through metallic wires as electric current or through space, that is wireless communication, and our ears are not sensitive to them. Only if we have instruments which can be tuned to its frequency, we can get the message. But if electromagnetic waves of such frequencies are used, there may be many interferences. In order to transmit many more messages free of disturbances and over long distances, these electromagnetic waves are modulated. Modulation is the process by which another electromagnetic wave of much higher frequency is modified
in such a way to carry the information of the message. These electromagnetic waves of much higher frequency, which are used to carry the signal, are called the carrier waves. Modulation is of two kinds. Amplitude modulation, in which the amplitude of the carrier wave is changed according to the frequency of the signal wave, and frequency modulation, in which the frequency of the carrier wave is modified according to the frequency of the signal wave. The radio receiver has to process the electromagnetic wave accordingly to get the message. The AM and FM on the panel of the radio receiver selects the processing which is required for electromagnetic signal. AM is short form of amplitude modulation. After demodulating the signal, the original electromagnetic wave can be converted back to sound waves using a loudspeaker. In a loudspeaker, a paper cone can be made to vibrate at the frequency of the electric current being fed into it, which carries the electromagnetic wave and thus produces the sound waves. The frequencies indicated on the panel of a radio are indeed the frequencies of the carrier wave. The frequency range between 255 kHz to 1600 kHz is known as the medium wave band, indicated by MW on the band selector, and between 6 MHz to 22 MHz is called the shortwave band, indicated by SW. Similarly, for transmitting images and sounds together, the images are converted to an electromagnetic wave signal using a video camera. The signal waves carrying the sound signal and the video signal are modulated and then transmitted. In the TV, the sound signal and the video signal are separated, demodulated, and fed to the loudspeaker for sound, and the picture tube for image. So we now know how the sounds and images we hear and see in the TV are transmitted and received. Now, let us find how are images and sounds recorded. How can we talk to a desired person using a telephone? How do we see the atmosphere all over the country in the TV weather report? Recording sounds and images is like writing. The electromagnetic waves in the form of the electric current produced from the microphone or the video camera can write on a magnetic tape. The pen for writing on the magnetic tape is the recording head of a tape recorder or a video cassette recorder. This recording can be read by the playback head to be converted back to sound and images.
When we dial a telephone number, the telephone instrument produces a number of electrical pulses. These electrical pulses are transmitted as electromagnetic waves through the telephone wires to the telephone exchange, where they are routed to other telephone or to another exchange. And if this exchange is in a far-off place, maybe another continent, then the two telephone exchanges may be connected through a geostationary satellite like INSAT. A geostationary communication satellite is launched into space using rockets, and in the space it is so adjusted that it is always above a certain region on the Earth. Radio signals transmitted from Earth are received by these satellites and transmitted back to different places on the Earth. These satellites are fitted up with video cameras which can send pictures of the weather over different parts of Earth. These satellites also allow us to view television programs from distant countries. Or send and receive telegraphic messages through fax machines. The telecommunication needs are expanding so fast that the conventional method of sending messages by modulating waves are becoming insufficient. Nowadays, telecommunication can be digital. A sound signal or an image signal can be digitized, that is, converted to a series of pulses of electric current, which represent a series of numbers, and communicated or stored as digits, as in a computer. A computer is an electronic instrument which can communicate with the user. It can accept inputs through a keyboard or a device called mouse. Some computers can have connections to a microphone or video so that it is also possible to get sounds or images. It stores them as digits in magnetic disks called hard disk drives or floppy diskettes, and it can process the information stored and communicate back the results through a video display very similar to a TV screen, or through printers or loudspeakers. A computer can communicate with another computer through wires or satellites. We can therefore communicate with computers located in far-off places using telephone lines. For this, we need to attach a device called a modem to the computer. Today, that is in year 1997, thousands of computers located worldwide are connected in a network known as Internet, also sometimes called World Wide Web. Using this telecommunication technology, we can even receive information stored in computers located in different continents, and also send messages in form of text, sounds, or images. Another important development is a storage device for storing information which can be accessed by computers, called CD-ROM. A CD-ROM diskette, which is just a small plastic diskette,
stores information of several thousand written pages or images or video. It is therefore a very economical and compact device to communicate large volumes of information. But this information is retrieved by the computer from the CD-ROM using light waves. Maybe your children will learn similar lessons not on a video but through a computer, through which they will be able to interact with the teachers also. And this communication may be through optical fibers, which communicate using light pulses, not radio waves. We hope that now you know the answers to these questions. How are sounds and images transmitted and received by radio or television or telephone? What is modulation? How can we communicate with people across the continents? What is a computer? What are CD-ROM, modem, keyboard, etc.?